क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की है? हमारी जिंदगी सीमित है। हम सब कुछ नहीं कर सकते और यह पूरी तरह ठीक है। जितना हम एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाते हैं। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे पास हर चीज के लिए समय नहीं है, लेकिन जो सच में जरूरी है उसके लिए समय निकालना हमारे हाथ में है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, कभी भी सही समय नहीं आएगा। इसीलिए हमें इंतजार करना छोड़कर अपने असली लक्ष्यों पर अभी से काम करना शुरू करना चाहिए। हर चीज को जल्दी करने की आदत से बाहर निकलना होगा और वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना सीखना होगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, अगर मैं सही तरीके से टाइम मैनेज कर लूं, ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊं और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लूं, तो एक दिन सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि टाइम को काबू करने की हमारी कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। ओलिवर बर्कमन की किताब 4000 वीक्स इस भ्रम को तोड़ती है और हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि समय को मैनेज करने से ज्यादा जरूरी उसे सही तरीके से जीना है। इस वीडियो में हम इस किताब को चैप्टर वाइज एक्सप्लोर करेंगे। हर चैप्टर से सबसे जरूरी सीख निकालेंगे और यह समझेंगे कि क्यों प्रोडक्टिविटी का पीछा करने से हम और ज्यादा उलझते जाते हैं, क्यों हर चीज को जल्दी और एफिशिएंटली करने की कोशिश हमें और थका देती है, और कैसे हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? चैप्टर 1, द लिमिट एम्ब्रेसिंग लाइफ। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि अगर हम सही टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाएं तो हम अपने सभी काम पूरे कर सकते हैं और हर चीज के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है। जितना ज्यादा हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा काम हमारे पास आ जाता है। द इल्यूजन ऑफ टाइम कंट्रोल। हम समय को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं जिसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन असल में समय एक बहती धारा की तरह है जिसे हम कभी रोक नहीं सकते। हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए न्यू टेक्निक्स अपनाते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ परफेक्टली कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मेडिवल वर्स मॉडर्न परसेप्शन ऑफ टाइम। पहले के जमाने में लोग समय को घड़ी से नहीं बल्कि अपने काम के हिसाब से नापते थे। किसान सूरज के अनुसार काम करते थे, कोई डेडलाइंस या स्केड्यूल्स नहीं थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद समय को एक मापने योग्य इकाई बना दिया गया जिसे प्रोडक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता था। आज भी हम इसी सोच में फंसे हुए हैं। हर सेकंड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश ही हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। फ्रीडम थ्रू एक्सेप्टेंस। असल आजादी तब मिलती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम हर चीज नहीं कर सकते और न ही हमें हर चीज करने की जरूरत है। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि ला एक दिन सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, तब तक हम एक असंभव लक्ष्य के पीछे भागते रहेंगे। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम समय है, बल्कि यह है कि हम यह मानकर चलते हैं कि समय को पूरी तरह काबू में किया जा सकता है। असल समाधान यह है कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। चैप्टर 2, द एफिशिएंसी ट्रैप। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि अगर हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लें तो हम अपने काम जल्दी निपटा सकते हैं और अधिक फ्री टाइम पा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। जितना अधिक हम एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा काम हमारे पास आ जाता है। द पैराडॉक्स ऑफ एफिशिएंसी। समस्या यह नहीं है कि हम पर्याप्त प्रोडक्टिव नहीं हैं, बल्कि यह है कि एफिशिएंसी कभी भी हमारी काम की लिस्ट को छोटा नहीं करती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने ईमेल जल्दी जल्दी निपटाने लगे तो उसे और ज्यादा ईमेल्स मिलने लगती हैं, क्योंकि अब लोग उससे और तेज रिस्पॉन्स की उम्मीद करने लगते हैं। एफिशिएंसी हमें बस यह एहसास दिलाती है कि हम और भी ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन यह कभी वर्कलोड को खत्म नहीं करती। इससे हमें टेम्पोररी रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम पहले से ज्यादा बिजी हो जाते हैं। द इन्फिनिट टू डू लिस्ट। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम अपनी टू डू लिस्ट पूरी कर लें तो एक दिन आएगा जब सब कुछ कंट्रोल में होगा, लेकिन सच यह है कि काम कभी खत्म नहीं होते। जैसे ही एक टास्क खत्म होता है, उसकी जगह दूसरा काम आ जाता है। ब्रेकिंग द साइकिल। एफिशिएंसी ट्रैप से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि हम यह स्वीकार करें कि हम हर चीज नहीं कर सकते। अपने समय का सही उपयोग करने के लिए हमें यह तय करना होगा कि क्या जरूरी है और क्या छोड़ना है। जब हम हर काम को प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं तो कोई भी चीज सही तरीके से नहीं हो पाती। एफिशिएंसी हमें सिर्फ एक इल्यूजन देती है कि हम समय को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन असली समाधान यह है कि हम अपनी सीमाएं समझें और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। फेसिंग फिनिट्यूड। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि अगर हम सही तरीके से अपने समय का उपयोग करें तो हम हर चीज कर सकते हैं। सफल करियर बना सकते हैं, बेहतरीन रिश्ते निभा सकते हैं, सभी शौक पूरे कर सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि हमारा समय सीमित है और हम सब कुछ नहीं कर सकते। द फियर ऑफ मिसिंग आउट, एफओमो। आज के समय में हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा चॉइसेस हैं। करियर ऑप्शंस, ट्रैवल डेस्टिनेशन, किताबें, स्किल्स और मनोरंजन के अनगिनत साधन। लेकिन जितने ज्यादा विकल्प हमारे पास होते हैं, उतना ही ज्यादा हमें यह डर सताता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। हम यह मानते हैं कि अगर हम अपने समय को पूरी तरह ऑप्टिमाइज कर लें, तो हम सभी एक्सपीरियंसेस को हासिल कर सकते हैं। लेकिन सच यह है कि हर हाँ किसी और चीज के लिए ना होती है। कोई भी चुनाव करना बाकी सभी विकल्पों को छोड़ने जैसा है, और यह सच्चाई हमें असहज महसूस कराती है। एक्सेप्टिंग आवर लिमिटेशंस। हम अक्सर समय को एक चैलेंज की तरह देखते हैं। अगर हम इसे सही से मैनेज कर लें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में समय को मैनेज करने का सबसे सही तरीका यह है कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। हमें यह मानना होगा कि हमारी जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की है और हम इसमें हर चीज नहीं कर सकते। जब तक हम इस सच्चाई से भागते रहेंगे, तब तक हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेकिंग पीस विद चॉइसेस। असल समाधान यह नहीं कि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा कर सके, बल्कि यह कि हम यह तय करें कि क्या हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बाकी चीजों को छोड़ने की हिम्मत रखें। हमारी फाइनाइट जिंदगी में हर डिसीजन का मतलब कुछ और चीजों को पीछे छोड़ना है। इसीलिए यह सोचने के बजाय कि मैं सब कुछ कैसे कर सकता हूं, हमें यह सोचना चाहिए कि मुझे किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 4, बिकमिंग अ बेटर प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना को आमतौर पर एक बुरी आदत माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी पूरी तरह से इससे बच नहीं सकते। क्योंकि हमारा समय सीमित है, इसलिए हम हमेशा कुछ चीजों को प्राथमिकता देंगे और कुछ को टालेंगे। सवाल यह नहीं है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें, बल्कि यह है कि हम इसे सही तरीके से कैसे अपनाएं। चूजिंग व्हाट टू प्रोक्रेस्टिनेट। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे सही टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाएं, तो वे हर चीज को समय पर कर सकते हैं। लेकिन असल में हर काम को करने की बजाय यह तय करना ज्यादा जरूरी है कि किन चीजों को टाला जाए। प्रोडक्टिव लोग काम को टालते हैं, लेकिन वे बेकार या कम महत्वपूर्ण चीजों को टालते हैं ताकि वे अपनी ऊर्जा सबसे जरूरी कामों में लगा सकें। इसका मतलब यह नहीं कि वे कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे सोच समझकर निर्णय लेते हैं कि किसे प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं। 3 टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। इस अध्याय में 3 तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन का जिक्र किया गया है। 1, किसी काम को टालना लेकिन उसे कभी पूरा न करना। दूसरे, जरूरी कामों के चक्कर में मुख्य काम को टालते रहना। सोच समझकर कुछ चीजों को टालना ताकि ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दिया जा सके। पहले 2 तरीके प्रोडक्टिविटी के लिए नुकसानदायक हैं, लेकिन तीसरा तरीका समय का सही उपयोग करने की कुंजी हो सकता है। द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिले। हर चीज को तुरंत करने की कोशिश में हम अक्सर कम जरूरी कामों पर ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी किसी काम को टालना बेहतर निर्णय लेने और सही प्राथमिकताएं तय करने में मदद कर सकता है। समस्या यह नहीं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम गलत चीजों को टाल रहे हैं। सही दृष्टिकोण यह है कि हम अनावश्यक चीजों को छोड़कर महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। चैप्टर 5, द वाटरमेलन प्रॉब्लम। हम में से कई लोग बड़े और महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं, भले ही हम जानते हो कि वे हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन हम उन्हें शुरू करने के बजाय छोटे और कम महत्वपूर्ण कामों में उलझे रहते हैं। यह समस्या इस अध्याय में द वाटरमेलन प्रॉब्लम के रूप में बताई गई है। Why we avoid big goals? बड़े लक्ष्यों को शुरू करना कठिन लगता है क्योंकि वे हमारी क्षमताओं की सीमाओं को उजागर कर देते हैं। जब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइडिया होता है, तब तक वह परफेक्ट लगता है। लेकिन जैसे ही हम इसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी कमियां दिखने लगती हैं। हम अपने बड़े लक्ष्यों को इस डर से टालते रहते हैं कि अगर हमने उन पर काम शुरू किया और असफल हो गए, तो हमारी क्षमताओं पर संदेह हो सकता है। इसीलिए हम छोटे और कम महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे हमें लगे कि हम प्रोडक्टिव हैं, जबकि असल में हम अपने असली काम से बच रहे होते हैं। द इल्यूजन ऑफ रेडीनेस। अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक दिन सही समय आएगा जब हम पूरी तरह तैयार होंगे और तब अपने बड़े लक्ष्यों पर काम करेंगे, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आता। सही अवसर की प्रतीक्षा करना सिर्फ टाल मटोल करने का एक और तरीका है। ओवरकमिंग द वाटरमेलन प्रॉब्लम समाधान यह नहीं कि हम पहले पूरी तरह तैयार होने का इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम अधूरे ज्ञान और आत्मसंदेह के बावजूद शुरुआत करें। जितना जल्दी हम यह स्वीकार कर लेंगे कि हम कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, उतना ही जल्दी हम अपने असली लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर पाएंगे। चैप्टर 6, द इंटीमेट इंटरप्टर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें बिना किसी रुकावट के काम करने दिया जाए, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी जिंदगी में होने वाली रुकावटें ही असल में उसे मीनिंगफुल बनाती हैं। वाई रिलेशनशिप्स डिसरप्ट प्रोडक्टिविटी। रिश्ते, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या रोमांटिक पार्टनर, हमारे समय
और ध्यान की मांग करते हैं, वे अक्सर हमारे केयरफुली प्लान्ड स्केड्यूल्स को बिगाड़ देते हैं। लेकिन यदि हम पूरी तरह से अनइंटरप्टेड प्रोडक्टिविटी की कोशिश करें, तो हम खुद को सबसे महत्वपूर्ण चीज, गहरे संबंधों से दूर कर लेंगे। द इल्यूजन ऑफ एन आइडियल वर्क एनवायरनमेंट। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें पूरी तरह शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल मिल जाए, तो हम अपने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन असल में मानव जीवन स्वाभाविक रूप से मेसी और अनप्रेडिक्टेबल है। रिश्ते, बातचीत और अचानक आने वाली जिम्मेदारियां हमारे समय का एक अनिवार्य हिस्सा है। वाई डिस्ट्रप्शंस आर इसेंशियल। काम और व्यक्तिगत जिंदगी को पूरी तरह अलग करना न सिर्फ असंभव है, बल्कि यह हमें असली संतुष्टि से भी दूर कर सकता है। लंबे समय में सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि मीनिंगफुल कनेक्शंस ही हमें खुशी देते हैं। एम्ब्रेसिंग इंटरप्शंस इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग देम। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि रुकावटों को समस्या की तरह देखने की बजाय हमें उन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा मानना चाहिए। रिश्ते और अन्य कमिटमेंट्स हमारी एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, लेकिन यही चीजें हमें जीवन का वास्तविक अर्थ देती हैं। चैप्टर 7, वी नेवर रियली हैव टाइम। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि समय हमारा अपना है और हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि समय को पूरी तरह से अपना मानने का विचार ही गलत है। द इल्यूजन ऑफ ओनरशिप। हम समय को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं जिसे हम मैनेज कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं सही तरीके से प्लानिंग करूं, तो मेरे पास हर जरूरी काम के लिए पर्याप्त समय होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि समय हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह हमेशा बाहरी घटनाओं, परिस्थितियों और अन्य लोगों से प्रभावित होता रहता है। टाइम एज एन एक्सपीरियंस, नॉट अ पोजेशन। समय को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे एक अनुभव की तरह देखना चाहिए। समय को प्लान और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश में हम अक्सर वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना भूल जाते हैं। द ट्रैप ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। हम में से कई लोग सोचते हैं कि एक दिन हमारे पास पर्याप्त समय होगा, जब हम कम व्यस्त होंगे, जब सही अवसर आएगा, जब चीजें स्थिर हो जाएंगी। लेकिन यह सही समय कभी नहीं आता। लिविंग इन द प्रेजेंट। समाधान यह नहीं है कि हम फ्यूचर में किसी आइडियल टाइम का इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम स्वीकार करें कि समय हमेशा अनिश्चित रहेगा और हमें इसी अनिश्चितता में जीना सीखना होगा। समय को नियंत्रित करने की कोशिश में इसे बर्बाद करने की बजाय हमें इसे पूरी तरह महसूस करना चाहिए। चैप्टर 8, यू आर हियर। हम में से अधिकतर लोग जीवन को एक सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, जहां हमें सही प्लानिंग, सही निर्णय और सही टाइमिंग से हर चीज को कंट्रोल करना है। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि हम हमेशा अपने जीवन को पूरी तरह से सुनियोजित नहीं कर सकते। द मिथ ऑफ गेटिंग एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। हम सोचते हैं कि अगर हम पर्याप्त प्लानिंग और मेहनत करें, तो एक दिन सब कुछ पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि ऐसा कभी नहीं होता। हर दिन हम किसी न किसी अनिश्चितता, बाधा या अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हैं। फिर भी हम यह मानते रहते हैं कि अगर मैं और मेहनत करूं, सही रणनीति अपनाऊं, तो एक दिन सब कुछ मेरे नियंत्रण में होगा। लेकिन असल में हम कभी भी पूरी तरह से अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते। द एंडलेस परस्यूट ऑफ द फ्यूचर। हम में से कई लोग हमेशा भविष्य में किसी बेहतर स्थिति के इंतजार में जीते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरा काम सेट हो जाएगा, जब मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, जब चीजें स्थिर होंगी, तब मैं पूरी तरह से जिंदगी जी पाऊंगा। लेकिन जब तक हम इस सोच में फंसे रहते हैं, हम कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट इज। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि हमें जीवन को एक प्रॉब्लम टू बी सॉल्व की तरह देखने की बजाय एक रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड की तरह देखना चाहिए। समय को पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश छोड़कर हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह महसूस करना और स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा, तभी हम सच में इसका आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 9, रीडिस्कवरिंग किया थे रेस्ट। आधुनिक दुनिया में हमारा मूल्य हमारी प्रोडक्टिविटी से आंका जाता है। हम यह मानते हैं कि जब तक हम कुछ उपयोगी नहीं कर रहे, तब तक हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि आराम यानी रेस्ट सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन के लिए अनिवार्य है। द गिल्ट ऑफ रेस्ट। हम में से कई लोग जब खाली समय बिताते हैं या काम से ब्रेक लेते हैं, तो अपराध बोध यानी गिल्ट महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें हर समय कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, लेकिन यह सोच ही हमें लगातार तनाव में रखती है। वाई ट्रू रेस्ट फील्स इम्पॉसिबल। आज का वर्क कल्चर ऐसा है कि आराम भी एक टास्क की तरह लगने लगा है। हम सेल्फ केयर को भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे कि हमें बेहतर काम करने के लिए आराम करना है, न कि सिर्फ इसलिए कि आराम अपने आप में महत्वपूर्ण है। एम्ब्रेसिंग रेस्ट विदाउट पर्पस। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि आराम को सिर्फ काम के बीच रिचार्ज होने के तरीके की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। समाधान यह नहीं कि हम आराम को और अधिक कुशलता से करने की कोशिश करें,
बल्कि यह है कि हम इसे बिना किसी उद्देश्य के पूरी तरह स्वीकार करें और आनंद लें। जब हम आराम को किसी गोल की तरह नहीं देखते, तभी हम वास्तव में खुद को मुक्त महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 10, द इम्पेशंस स्पाइरल। आधुनिक दुनिया में हमेशा जल्दी करने की भावना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हम सोचते हैं कि अगर हम तेजी से काम करें, मल्टीटास्किंग करें और हर चीज को जल्द से जल्द निपटाएं, तो हम समय बचा सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि यह जल्दी करने की आदत, यानी इम्पेशंस स्पाइरल, हमें और ज्यादा बेचैन बना रही है। द मॉडर्न ऑब्सेशन विद स्पीड। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हर चीज फौरन हो सकती है। ईमेल और मैसेजिंग ने हमारी बातचीत को तेज बना दिया। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी खरीदारी को इंस्टेंट कर दिया। इंटरनेट ने हमें किसी भी जानकारी को सेकंडों में हासिल करने की आदत डाल दी। लेकिन जितनी ज्यादा चीजें तेज होती गईं, हम उतने ही कम इम्पेशेंट होते गए। Why faster isn't always better? हम मानते हैं कि अगर चीजें जल्दी हो जाएंगी तो हमें अधिक समय मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि जितना तेज हम चीजों को करने लगते हैं, उतनी ही ज्यादा हम तेजी की आदत डाल लेते हैं और भी ज्यादा तेजी चाहते हैं। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द स्पीड ट्रैप। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज को तेजी से करने की जरूरत नहीं है। धीरे और गहराई से किया गया काम जल्दबाजी में किए गए सतही काम से ज्यादा मूल्यवान होता है। हमें धैर्य विकसित करना सीखना होगा और यह समझना होगा कि जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए गति धीमी करना जरूरी है। लिविंग एट ए नेचुरल पेस। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि हमारी बेचैनी का समाधान तेजी बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी गति को नियंत्रित करना और जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को अपनाना है। जब हम तेजी से भागना बंद करेंगे, तभी हम सच में जीवन का आनंद ले पाएंगे। चैप्टर 11, स्टेइंग ऑन द बस। आज की दुनिया में हम में से अधिकतर लोग हमेशा नए अवसरों और बदलाव की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें, तो हम अपने करियर, जीवन और लक्ष्यों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि लंबे समय तक किसी एक दिशा में टिके रहना ही असली सफलता की कुंजी है। द हेल्सिंकी बस स्टेशन थ्योरी। यह विचार हेल्सिंकी बस स्टेशन थ्योरी पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में सभी बसें एक ही रास्ते पर चलती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। इसी तरह जब हम किसी नए काम या करियर की शुरुआत करते हैं, तो हमें लगता है कि हम दूसरों की नकल कर रहे हैं या कहीं नहीं पहुंच रहे। अधिकतर लोग इस स्थिति में क्या करते हैं? वे बस से उतर जाते हैं, यानी अपने रास्ते को बीच में ही छोड़कर कुछ नया शुरू करते हैं। लेकिन अगर वे पेशेंस रखें और यात्रा जारी रखें, तो वे धीरे धीरे अपनी अनोखी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। द पावर ऑफ कमिटमेंट। समस्या यह नहीं कि हम गलत रास्ते पर हैं, बल्कि यह है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते। हम हर कुछ समय बाद नई रणनीति अपनाते हैं, नया करियर चुनते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, यह सोचकर कि शायद कोई और रास्ता बेहतर होगा। लेकिन असली समाधान यह है कि हम अपने चुने हुए रास्ते पर टिके रहें और उसमें गहराई तक जाएं। महानता और वास्तविक सफलता तब मिलती है जब हम समय के साथ अपने काम में मास्टरी हासिल करते हैं, बजाय इसके कि हम हर कुछ समय बाद कुछ नया आजमाएं। कंसिस्टेंसी ओवर कांस्टेंट चेंज। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली सफलता नई शुरुआत करने में नहीं, बल्कि एक ही दिशा में लगे रहने और उस पर लगातार मेहनत करने में है। हमें बार बार अपनी राह बदलने के बजाय एक रास्ते पर टिके रहना सीखना होगा और पेशेंस रखना होगा। चैप्टर 12, द लोनलीनेस ऑफ द डिजिटल नोमैड। आज की दुनिया में हम यह मानते हैं कि अधिक फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी से हमें एक बेहतर जीवन मिलेगा। हमें लगता है कि अगर हम किसी एक जगह, करियर या जिम्मेदारी से बंधे बिना काम करें, तो हम अधिक संतुष्ट होंगे। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि बिना स्टेबिलिटी और गहरे संबंधों के जीवन में अकेलापन बढ़ सकता है। द इल्यूजन ऑफ टोटल फ्रीडम। आज डिजिटल युग ने हमें यह अवसर दिया है कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, अपने समय को खुद मैनेज कर सकते हैं और किसी भी बंधन से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन जितना अधिक हम आजादी की तलाश में रहते हैं, उतना ही अधिक हम खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। जो लोग पूरी तरह से लोकेशन इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं या बार बार अपनी जिंदगी के रास्ते बदलते रहते हैं, वे एक समय के बाद यह महसूस करने लगते हैं कि उनके जीवन में गहरे और स्थायी रिश्ते नहीं हैं। Why stability and commitment matter। लंबे समय तक किसी एक समुदाय, स्थान या संबंध से जुड़े रहना गहरे अर्थ और स्थिरता लाता है। अधिक आजादी पाने की कोशिश में हम कभी भी पूरी तरह से कहीं बिलोंग नहीं करते। गहरी संतुष्टि और आत्म परिचय, सेल्फ आइडेंटिटी तब बनते हैं जब हम एक स्थान, एक रिश्ता या एक लक्ष्य को लंबे समय तक अपनाते हैं। फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कनेक्शन। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली संतोष सिर्फ अनंत स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि गहरे रिश्तों और स्थिरता में भी है। पूरी आजादी पाने के चक्कर में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी खुशी और मानसिक शांति हमारे सामाजिक संबंधों और समुदाय से भी जुड़ी होती है। चैप्टर 13, कॉस्मिक इनसिग्निफिकेंस थेरेपी। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं
कि हमारे हर निर्णय और हर काम का बहुत बड़ा महत्व है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ महान करना चाहिए, अपनी छाप छोड़नी चाहिए और दुनिया में याद रखा जाना चाहिए। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी चिंता और तनाव का एक बड़ा कारण यही सोच है कि हमारा हर कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। द फियर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन। हम में से कई लोग यह सोचकर डरते हैं कि अगर हमने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया तो हमारी जिंदगी बेकार चली जाएगी। हम अपनी पहचान को अपने काम, उपलब्धियों और समाज में अपनी छवि से जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम ब्रह्मांड में एक बेहद छोटे हिस्से के रूप में मौजूद हैं और समय के साथ हमारी अधिकतर उपलब्धियां भुला दी जाएंगी। Why this realization is liberating? पहली नजर में यह विचार निराशाजनक लग सकता है कि हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के पैमाने पर नगण्य यानी इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन असल में यही विचार हमें मुक्ति देता है। अगर हमारी हर गलती का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होने वाला, तो हमें हर फैसले को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया हमें लंबे समय तक याद नहीं रखेगी, तो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें संतुष्टि देती हैं। लिविंग विदाउट द बर्डन ऑफ लेगेसी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें महान बनने की चिंता छोड़कर अपने जीवन को पूरी तरह जीने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी छाप ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, तो हम वर्तमान में ज्यादा खुश और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। इस विचार को अपनाकर हम जीवन को हल्के में लेना सीख सकते हैं, अपने डर और दबाव को कम कर सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमें सच में खुशी देती हैं। चैप्टर 14, द ह्यूमन डिजीज। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कम समय है, बल्कि यह है कि हम हमेशा इसे पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। हम यह मानते हैं कि अगर हम सही रणनीति अपनाएं, तो जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होगा। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि यही सोच हमारी चिंता और असंतोष की जड़ है, द डिजायर फॉर टोटल कंट्रोल। हम अक्सर यह मानते हैं कि अगर हम अपने समय, करियर और रिश्तों को सही तरीके से मैनेज करें, तो हम किसी भी समस्या से बच सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा और हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा यह रवैया द ह्यूमन डिजीज है, एक मानसिकता जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम पर्याप्त मेहनत करें, सही प्लानिंग करें और सभी जोखिमों से बचें, तो हम पूर्ण सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। Why letting go is the only solution। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, तभी हम वास्तविक शांति पा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में अनिश्चितता अपरिहार्य है और इसे अपनाने से ही हम ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। जीवन को एक ऐसी यात्रा की तरह देखना चाहिए जहां हर चीज पहले से तय नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे स्पष्ट होती है। लिविंग विद अनसर्टेनिटी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। समाधान यह नहीं कि हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बल्कि यह कि हम अनिश्चितता के साथ सहज रहना सीखें और जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में स्वीकार करें। कंक्लूजन, बियॉन्ड होप। अगर हम अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिविटी हैक्स और परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक से पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करते रहेंगे, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। 4000 हफ्ते का सबसे बड़ा संदेश यही है कि समय को काबू करने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सीखना होगा। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि हम जितनी जल्दी परफेक्ट समय प्रबंधन का सपना छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी हम एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि आप अपने 4000 हफ्ते कैसे मैनेज करेंगे, बल्कि यह है कि आप उन्हें सच में कैसे जिएंगे। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।